So, in today's class, we will be reading about ratio and proportion. So, what is this ratio and proportion? अगर अपन समझें तो अगर कहीं पे हमारे पास a upon b लिखा हुआ है, सपोज कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है, फ्रैक्शन या कहीं पे भी अगर मेरे को इस फॉर्म में लिखा हुआ a upon b, so what I will say that it is the ratio of a is to b. It is nothing but the ratio of a is to b. मतलब इनका कहने का ये है, बेसिकली व्हाट दे मीन टू से, ये अगर कहीं पे कोई नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, सो आई कैन से दैट इट कैन आल्सो बी सेड दैट इट इज इन द रेशियो ऑफ ए टू बी. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं कि हमारी क्लास में, if I say that there are 25 students in my class right now, and among the 25 students, there are 5 boys and say 6 girls. So ratio of boy to girl, if there are 11 students in my class and if there are 5 boys and 6 girls, so the ratio of boys to girls will be equal to 5:6. The ratio of boys to girls will be equal to 5:6. This is the concept of ratio, and this is the concept of ratio. ठीक है. अगर हम किसी को सम क्वांटिटी डिवाइडेड बाय अनदर क्वांटिटी हम बात करते हैं, तो इसको अपन वी से इट एज रेशियो. नाउ द रेशियो विल हैव द रेशियो. इसमें अब रेशियो में अपन क्या कहते हैं, टर्म्स का कुछ नाम होता है. जैसे अगर कहीं पे a अपॉन b लिखा हुआ है, सो हियर द फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड द एंटीसीडेंट. इसको अपन फर्स्ट टर्म या फिर एंटीसीडेंट बोलते हैं, और इसको अपन कॉन्सिक्वेंट या सेकेंड टर्म बोलते हैं. वी कॉल इट एज, फर्स्ट टर्म को a को अपन एंटीसीडेंट बोलते हैं. हाँ बोलिए बोलिए. सर यहाँ पे सर मतलब दो ही नंबर का रेशियो है सर, जैसे कि 5:9 सर. कहीं क्वेश्चन में सर कभी सर 3 नंबर रेशियो होता है सर. थर्ड टर्म है सर, उसको क्या कहेंगे? उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता है. उसके वो मीन प्रोपोर्शन होता है ना. उसके लिए दूसरी चीज होती है. फिलहाल 2 टर्म के लिए ही नाम नॉमेनक्लेचर इज फॉर द 2 टर्म्स. उसको फिर अपन बोलेंगे थर्ड टर्म. ठीक है, उसको फिर अपन थर्ड टर्म. Fine. So the first term is called antecedent. The second term, which is equal to b, is called the consequent. Fine. और एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट के रेशियो को वी कॉल इट एज रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म. इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं कि इट इज आल्सो द रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म बाय सेकेंड टर्म. रेशियो इज आल्सो एक्सप्रेस्ड, जैसे मान लो कहीं पे 4:5 लिखा हुआ है, 4:5 लिखा हुआ है, सो आई कैन आल्सो राइट इट एज 8:10. आई कैन आल्सो राइट इट एज 12:15 एंड सो ऑन. इस तरीके से मैं इस रेशियो को लिख सकता हूँ. या अगर कहीं पे 12:5:15 लिखा हुआ है, तो आई कैन आल्सो राइट इट एज 8:10, और आई कैन आल्सो राइट इट एज 4:5. प्रेफरेबली वी ऑलवेज सिंप्लीफाई द रेशियो टू द सिंपलेस्ट टर्म. हम हमेशा रेशियो को सिंपलेस्ट टर्म तक सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. ठीक है, मतलब अगर 4:5 कहीं पे 8:10 लिखा हुआ है, तो वी ट्राई टू सिंप्लीफाई इट एंड राइट इट एज 4:5. हम कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो रेशियो हो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहे. द नेक्स्ट थिंग इज the equality of two ratios. अब now the next topic is what do you mean by proportion. अब सर आप proportion क्या होता है, चलो रेशियो तो हमने पढ़ लिया, proportion क्या होता है. proportion is basically the equality of two ratios. दो ratios की equality को अपन proportion बोलते हैं. क्या बोलते हैं सर? दो रेशियो की इक्वालिटी को अपन प्रोपोर्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पे लिखा हुआ है a:b is equal to c:d, so this we call it as proportion. दो रेशियोज की इक्वालिटी को वी कॉल इट एज प्रोपोर्शन. ठीक है.
और यहाँ पे अगर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, सपोज इफ समवेयर इट इज रिटन a रेशियो b इज इक्वल टू c रेशियो b, सो हियर वी कॉल दिस एज थर्ड प्रोपोर्शन, इसको अपन बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन, और d को बोलते हैं, d को हम बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन, एंड इट कैन कंटिन्यू, इसको अपन बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। उसके बाद कुछ टर्म्स और आते हैं, जैसे कि एक होता है मीन प्रोपोर्शन। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट डू यू मीन बाय दिस मीन प्रोपोर्शन सर? अगर कहीं पे a रेशियो b इज इक्वल टू b रेशियो c, so in that case b square will be equal to a into c, or b will be equal to square root of ac. So here this b is called the mean proportion. This b is called the mean proportion, right? No, no, it proportion is always for equality of two ratios. जहाँ पे दो रेशियो की इक्वालिटी होती है वहीं पे ये वर्ड प्रोपोर्शन पिक्चर में आता है। a is to b is equal to b, a is to b is to c is to d, तो दैट विल बी वो उसको अपन सिंपली बोलेंगे कि इट इज द रेशियो ऑफ फोर नंबर्स। वी विल नॉट से इट एज we will not say the proportion as the ratio of four numbers, right? The next is law of proportion। अब हम बात करते हैं law of proportion की। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीजें होती हैं, they have defined a law of proportion। उस law of proportion what they are saying is, suppose somewhere it is written a is to b इज इक्वल टू, या यहाँ पे आप फिर से रेशियो का साइन लगा दो, इज टू सी इज टू डी। इन दैट केस व्हाट विल हैपन, ये जो ए और डी है ना, इनको अपन बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। वी कॉल ए एंड डी एज एक्सट्रीम टर्म्स, एंड वी कॉल बी एंड सी एज मीन टर्म्स। And now what we say, that ratio that the product of means is equal to product of extremes. What I am saying, product of means is equal to product of extremes, ठीक है? The product of means will be equal to the product of extremes. This is the law of proportion। law of proportion क्या कहता है बेटा? law of proportion says कि sir the product of means will be equal to the product of extremes। this is my law of proportion। next is, अब हम कुछ रेशियोज की बात करते हैं कि कंपाउंडेड रेशियो क्या होते हैं, डुप्लीकेट रेशियो क्या होते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होते हैं। इस तरीके से हम दो तीन चीज़ों की बात करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज componendo and dividendo। now this concept is very important because इस concept पे use करके we solve maximum questions, ठीक है? तो एक एक करके रेशियोज की बात करते हैं। सपोज करो देयर आर थ्री नंबर्स, मतलब तीन मेरे पास रेशियोज हैं, ठीक है? सब ए इज टू बी कॉमा सी इज टू डी कॉमा ई इज टू एफ। देयर आर थ्री नंबर्स। तो इस केस में व्हाट विल हैपन इज, दिस सेम रेशियो विल आल्सो बी इक्वल टू ACE is to BCF। तीनों नंबर्स को न्यूमरेटर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर्स को मैंने मल्टीप्लाई करके दोनों का रेशियो ले दिया। सो दिस सेम विल बी इक्वल टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ, दिस सेम विल बी इक्वल टू ACE is to BDF। द नेक्स्ट इज डुप्लीकेट रेशियो। अगर कहीं पे A is to B लिखा हुआ है तो इसका जो डुप्लीकेट रेशियो होगा विल बी नथिंग बट A स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर रेशियो B स्क्वायर।
सिमिलरली अगर कहीं पे सब डुप्लीकेट रेशियो में लिखा हुआ है तो बेटा डुप्लीकेट रेशियो क्या था, स्क्वायर कर किया हमने डुप्लीकेट रेशियो के केस में। सब डुप्लीकेट रेशियो के केस में अपन क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी। ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होता है बेटा कि a इज टू बी है तो इसका जो ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा इट विल बी a क्यूब रेशियो b क्यूब। सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, इट विल बी a रेज टू द पावर 1/3 divided by b raised to power 1/3. Now comes the concept of componendo. What do you mean by componendo and what do you mean by dividendo? अगर कोई रेशियो है, अगर कोई प्रोपोर्शन मेरे पास इस तरीके से दिया हुआ है a is to b is equal to c is to d, so I can also write it as a plus b divided by b will be equal to c plus d divided by d. और सिमिलरली डिविडेंडो, दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंटो, इस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं कॉम्पोनेंटो। सिमिलरली अगर हम डिविडेंडो की बात करें तो दिस डिविडेंडो विल बी a minus b divided by b which will be equal to c minus t divided by d. अब कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का मतलब क्या हुआ बेटा, इन दोनों का रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो लोगे तो व्हाट यू विल गेट इज a प्लस बी अपॉन a माइनस बी will be equal to c plus d divided by c minus d. So componendo क्या था, componendo was a plus b divided by b is equal to c plus d divided by d. Similarly dividendo क्या था, a minus b divided by b is equal to c minus d divided by d. इन दोनों का रेशियो ले लिया, so what we are having, componendo and dividendo is equal to a plus b divided by a minus b is equal to c plus d divided by c minus d. किसी को कोई डाउट हो यहाँ? हो जाता, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ये हो रहा था ना, मेरे को थोड़ा स्ट्रगलिंग हो रहा था थोड़ा। कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में ऐसे टर्म्स मिल जाते हैं जिसको देख के आप लोग घबराने लगते हैं। जैसे कल जो अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे वहां पे ये पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू, और उस क्वेश्चन में हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। आप में से ही किसी एक बच्चे ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, मैं यहाँ कुछ नहीं करता हूँ बैठा हुआ, आप ही लोग सॉल्व करते हो। याद है कल एक क्वेश्चन कर रहे थे कि एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हैं 4 6 एंड y, और दूसरे ट्रायंगल की साइड है 4 6 एंड x। कुछ था ही नहीं, वो तो ऐसे ही कर देते। उसमें एक वर्ड था ना कि व्हाट कैन बी द विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू। देखो एक बात याद रखना, जिस एग्जाम के आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम में ये वर्ड्स जरूर आते, मैक्सिमम, minimum, sum of all the terms. Now the approach of the examiner has changed. He will not ask you direct questions. He will not ask you direct questions. He will ask you indirect questions. मतलब कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं उसके? Yes, he will make you to explore. वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि बेटा यूज दिस फॉर्मूला d is equal to speed into time and get and tell me the value, what will be the speed when my time is। तभी तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के उसके बीच का रेंज निकाल देना है। तो बेटा वो तो करना, वो तो थोड़ा दैट डिपेंड्स अपॉन केस टू केस ना। सो यू हैव टू बी ओपन फॉर ओपन इन योर माइंड कि कोई भी, देखो कोई भी एग्जाम, कोई भी सवाल टफ नहीं होता है। मैं हर बार ये बात बोलता हूँ, टफ वो सिचुएशन हो जाती है जिस सिचुएशन में अभी मैं 15 मिनट पहले था। क्लास लेने आओ, क्लास की प्रिपरेशन करने आओ और अचानक से योर डिवाइस इज नॉट वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो ऑल ऑफ ए सडन माई दिस पेन स्टॉप्स वर्किंग, व्हाट आई विल डू, व्हाट आई एम सपोज टू डू, माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग देयर। और उस समय बेटा एक एक मिनट जो होता है ना वो एक एक साल की तरह बीतता है, बिकॉज माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग, 24 persons आर वेटिंग फॉर मी टू स्पीक and I am speaking also. So that situation is tough. Questions are not tough. चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, डिवाइड 1162 among A, B and C and such that in the ratio 35 is to 28 is to 20. The time allotted for this question is just
1 minute. Normally I used to give 2 minutes, but this time I will just give you 1 minute. So first different variations here also. See, the question is, I have to divide this number 1162 among 3 persons A, B and C such that ये तीनों के पास, इन तीनों का जो शेयर हो उसका रेशियो होना चाहिए 35:28:20। तो अब देखो, इन पहले मैं क्या करूंगा, इन तीनों रेशियोज का सम कर लेता हूँ। तो इन तीनों रेशियोज का अगर मैं सम करूंगा तो 35 + 28 + 20, इसकी वैल्यू कोई मेरे, इसकी वैल्यू आ रही है 83। अब देखो जो मैं करने जा रहा हूँ, हालांकि है तो ये स्टेप बहुत ही सिंपल, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर इसकी क्लैरिटी नहीं हो तो आगे बहुत प्रॉब्लम होती है। नाउ माय 83 इज इक्वल टू 1162। My 83 is equal to 1162. So 83 parts इस 11, ये जो 1162 है ना, दिस इज इक्वेलेंट टू 83, क्योंकि मेरे को जो देना है इन लोगों को वो 35:28:20 के रेशियो में देना है। So what I will say that this 83, this 1162 is equivalent to my 83 parts. ठीक है, so one part will be equal to 1162 divided by 83 14। और तो फिर उससे what will happen, A का जो रेशियो होगा, A share will be equal to 35/83 multiplied by 1162। अब इसको सॉल्व कर लो, आई थिंक ये इससे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर लो, जो भी 14 आएगा, 14 आएगा और तो जो 14 into into 35 करना है। कितना आएगा, 14 into 35 350 plus 140 490। सो ए का जो शेयर होगा, द शेयर ऑफ ए will be equal to 490। Similarly, what you can do is you can calculate the share of B. B का जो शेयर होगा that will be 14 into 83, 14 into 28 392, और C का जो शेयर होगा that will be 14 into 20 which is equal to 280। So this is how these very simple questions are to be solved। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। Now this question, first, time allotted is, my dear, this much time you will take in the exam। सर हाँ बोलिए, सर बोलिए शायद हाँ। से 50 पैसे के कॉइन्स हैं 200, 25 पैसे के कॉइन्स है 360 और 10 पैसे के कॉइन्स है 160। उससे आंसर आ रहा है, टोटल को सम करने से आपको 206 मिल रहा है। जो 50 पैसे का कॉइन्स है वो हो गए 200, जो 25 पैसे के वो हो गए 360 और जो 10 पैसे के कॉइन्स है वो होंगे 160। तो ये हो गया सर आंसर आ रहा है 16 रुपया ये हो गया, और 25 पैसे का है तो ये हो गया 90 ये हो गया, और ये यस करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। चलो देखो, एक्चुअली मैंने क्या किया अभी, देखो मैं इसलिए मैं आप लोगों से आंसर पूछ रहा था। तो देखो क्या होता है इस क्वेश्चन में कि आपको पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। जिन लोगों का आंसर नहीं आया, मुझे पता है उन लोगों ने कहाँ गलती की और क्या गलती किया। अब बताता हूँ मैं आप लोगों को कि आप लोगों ने क्या गलती की। देखो द क्वेश्चन इज सेइंग कि एक बैग है, उस बैग में 50 पैसे, 20 पैसे एंड 10 पैसे के कॉइन्स हैं, ठीक है, और उन कॉइन्स का रेशियो है 5:9:4। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेट 50 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 5x, ठीक है, 25 पैसा कॉइन इज इक्वल टू 9x, and then this 10 paisa coin is equal to 4x।
अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, अगर मेरे पास 250 पैसे कॉइन्स हैं, 250 पैसे के कॉइन हैं, तो हाउ मच मनी डू आई हैव? हाउ मच मनी डू आई हैव? So 1 rupee. 1 रुपी। 1 रुपी ये सर बात मल्टीप्लाई कर देना है ना 0.5 into 5 बेटा 5x प्लीज, बेटा plus- प्लीज, बेटा प्लीज, don't try to memorize things like that. Please don't okay sir, memorize the we are things not like that. sir, not memorizing sir, telling method. your I was telling the method. your life will become a hell. अभी 9th में हो, अगर अभी से इतना ज्यादा मेमोराइज करोगे ना दोस्त, तो जब 11th 12th में जाके जब केमिस्ट्री के बड़ी बड़ी रिएक्शंस पढ़नी पड़ेगी ना, तो बाल उड़ जाएंगे और 13 15 16 की उम्र की एज में ना 40 साल के लगने लगोगे. Please don't memorize the things. Try to enjoy this mathematics. Don't memorize. देखो क्या करेंगे, क्या किया मैंने, जब मेरे पास 250 पैसे के कॉइन्स थे तो आई सेड दैट आई हैव 1 रुपी. कैसे आया सर 1 रुपी? ये आया 2 into 1/2 which is equal to 1. जब मेरे पास 350 पैसे के कॉइन्स थे, आई विल हैव 3 into 1/2 that is equal to 3/2 rupees. अगर मेरे पास 5x 50 पैसे के कॉइन्स हैं, तो मेरे पास जो टोटल मनी आएगी वो आएगी 5x/2. सिमिलरली जब मेरे पास 9x 25 पैसे के कॉइन्स हैं, तो द टोटल मनी दैट आई विल हैव इज 9x/4. और जब मेरे पास 4x 10 पैसे के कॉइन्स हैं, तो सो द टोटल मनी दैट आई विल हैव इज 4x/10. इन तीनों को ऐड करके और 206 के इक्वल इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर. इन तीनों को ऐड करके 206 के इक्वल इक्वेट कर दो, यू विल गेट द आंसर. एंड द आंसर इज 50 पैसा कॉइन्स आर 200 आई गेस, और 25 पैसे के कॉइन्स कितने आए थे? 360. 25 पैसा is 360 and this 10 paisa will be equal to 160. 160. ठीक है. So this is how you are supposed to solve the question. इन तीनों को ऐड करके 206 के इक्वेट कर देना and you will get the answer. Don't memorize the things. I will never suggest you to memorize the things. Memorize करने के लिए केमिस्ट्री मेमोराइज करो ना यार, बायो मेमोराइज करो, फिजिक्स और मैथमेटिक्स मत करो. Enjoy the subject. मैथ्स को रट्टा मारता है. मारते हैं लोग. चलो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में किसी को और कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, अदरवाइज वी विल स्टार्ट. आज आपकी क्लास जो है वो 5:40 तक चलेगी. सो आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? 5:50 से है ना? हाँ सर, Yes, sir. 5:50 से है. ठीक है, तो आई विल कंटिन्यू अप टू 5:36 5:37. 5-7 मिनट एक्स्ट्रा पिछला पढ़ाऊंगा. क्वेश्चन अलग मेथड से किया कैसे किया बताओ? सर. वो जो 50 पैसे का था उसको हमने रुपीस में कन्वर्ट कर लिया. 0.5 into 5x, तो प्लस 0.25 into 9x, सबको एक एक रेशियो लेके 0.1 into 4x. तो उन सबका अगर आप सम करेंगे तो 5.5x इज इक्वल टू 206 रुपीज आ जाएगा सर टोटल अमाउंट. ठीक है. उसको एक सॉल्व करोगे तो हमारा 40 आएगा. तो हमने जो लिया था 5x 9x और 4x, उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा डायरेक्ट 200, 360 और 160. यू नो आई है, मैंने भी यही काम किया है. एक्चुअली आई डोंट लाइक डेसिमल्स. आपने क्या किया? आपने 5x को 0.5 से मल्टीप्लाई किया था, तो आपके पास 2.5x आया था. यही आपने बोला ना अभी थोड़ी देर पहले. यस सर. तो मेरे पास भी तो यही दिखा हुआ है, देखो ना ध्यान से. 5x/2. Is it the same? यस सर. ना? So I don't like, personally I don't like the decimals. तो मैंने डेसिमल को छोड़ दिया. और आपको डेसिमल पसंद है तो आप डेसिमल से क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है. आंसर दोनों से आएगा. आपका भी मेथड करेक्ट है, मेरा भी मेथड करेक्ट है. लेकिन आई डोंट लाइक डेसिमल्स, so I don't use decimals.
Okay, so now what I will do is we are going to start another chapter, and this is a very, very interesting chapter. In fact, a few years back, this used to be my favorite topic. मिक्सचर एंड एलिगेशन यूज्ड टू बी माय फेवरेट टॉपिक. इस टॉपिक का न्यूमरस एप्लीकेशन है, न्यूमरस एप्लीकेशन. सबसे पहले अपन ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस मिक्सचर एंड एलिगेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एलिगेशन. ठीक है, एलिगेशन वर्ड को अगर आप लिटरल अगर आप डिक्शनरी मीनिंग दो तो एलिगेशन मीन्स किसी के ऊपर कोई क्या बोलते हैं, इल्जाम लगाना. आई मीन टू कन्विक्ट समवन, उसको अपन एलिगेशन बोल सकते हैं. ऑल्दो कोई क्रिमिनल है ये, इसके ऊपर एलिग द पर्सन. लेकिन यहाँ पे हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे हैं. यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ रेशियो को यूज करके वी जस्ट राइट आवर फॉर्मूला इन सम डिफरेंट मैनर. हम यहाँ पे अपने फॉर्मूले को सिर्फ एक डिफरेंट मैनर में लिखने जा रहे हैं और कुछ नहीं करने जा रहे हैं. ठीक है, अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था जब अपन छोटे थे, एवरेज. याद है एवरेज पढ़ा था? अरे हाँ बोलो यार. हाँ सर, सम ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू एवरेज. ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था कि टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्संस इसको अपन एवरेज कहते हैं. उसके बाद अपन ने एक और चीज पढ़ी थी, वेटेड एवरेज. वेटेड एवरेज पढ़ा था ना? अरे हाँ यार पढ़ा था, वेटेड एवरेज पढ़ा था हम लोगों ने. नहीं याद आ रहा है? अभी याद दिला दूंगा. याद नहीं आ रहा. चलो ठीक है, अभी याद दिला. सपोज करो देयर आर टू स्टूडेंट्स, एक इज स्टूडेंट ए एंड अनदर इज स्टूडेंट बी. इनके जो एग्जाम्स हुए, एक का एग्जाम हुआ 100 मार्क का और एक का जो एग्जाम था वो हुआ 200 मार्क का. अब जब इनका एग्जाम्स हुए 100 और 200 मार्क्स के, तो स्टूडेंट ए गॉट 80 मार्क्स, स्टूडेंट बी गॉट 140 मार्क्स. ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एवरेज निकालना है कि एवरेज मार्क्स ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स इज हाउ मच. तो बेटा एवरेज मार्क्स के लिए यहाँ पे इफ यू विल डू 80 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2, अगर आपने ऐसा किया मेरे दोस्त, 80 प्लस 140 डिवाइडेड बाय 2, so your teacher will give you -1. Your teacher 75% will be the average percentage. Wait. So your teacher will give you minus marks. ठीक है, तो यहाँ पे why your teacher will give you minus marks? Because the total marks in both the two cases in the two cases is different. हम लोग जब एवरेज कैलकुलेट करते थे किसी भी क्वांटिटी का, हमारे पास जब हम एवरेज कैलकुलेट करते थे तो हम ये बोलते थे कि इक्वल क्वांटिटीज की हम बात करते थे. तीन बच्चे 9th स्टैंडर्ड के, उनका अगर एवरेज एज मुझे निकालना है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि देयर एवरेज एज विल बी 14 ईयर्स, क्योंकि वो सारे के सारे बच्चे जो 9th स्टैंडर्ड के होंगे उन सब का एवरेज एज 14 ईयर्स का होगा. लेकिन अगर एक बच्चा 9th स्टैंडर्ड का है, एक बच्चा 6th स्टैंडर्ड का है और एक बच्चा 12th स्टैंडर्ड का है, तो माय डियर फ्रेंड हियर द एवरेज एज विल चेंज, बिकॉज यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं वो अलग अलग स्ट्रीम से आ रहे हैं. यहाँ पे the average will not be 80 plus 140 divided by 2, because here the maximum marks was different and here the maximum marks was different. This is where the concept of weighted average comes. Weighted average क्या होता है? Weighted average क्या होता है? अब ध्यान से समझने की कोशिश करना. Why this is not working? Wait करो यार, क्या हो गया? Okay, I will just use this sheet. हाँ, weighted average क्या होता है? अब इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना. सपोज करो कि एक कोई यहाँ पे क्वांटिटी और क्वांटिटी की वैल्यू में लिखता हूँ.
अगर कोई क्वांटिटी मान लो इट इज 2 इन नंबर एंड इट्स वैल्यू इज से 50, और एक कोई दूसरी क्वांटिटी है इट इज 3 इन नंबर एंड इट्स वैल्यू इज से चलो 100। अब मुझे जब वेटेड एवरेज निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, आई विल डू 550 इंटू 2 प्लस 100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। ये जो वैल्यू आएगी ना, ये जो वैल्यू आएगी, दिस विल बी द weighted average. So this will come out to as 400 divided by 5, which is equal to 80. This will be the weighted average. This is the concept of weighted average. ठीक है, अब ये तो मतलब हुआ क्या था? यहाँ पे आप 50 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 नहीं करोगे, बिकॉज हियर यहाँ पे एक क्वांटिटी 1 नहीं हाँ, है। इधर तो टोटल क्वांटिटी अब मल्टीप्लाई करके निकालना है ना, क्योंकि 2 है और 50 एक एक का है। हाँ, तो यहाँ पे आप 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 नहीं करोगे, बिकॉज हियर द क्वांटिटीज आर बीइंग मल्टीप्लाइड। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन बात करते हैं वेटेड एवरेज के कंसेप्ट। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी है और यहाँ पे उसकी टोटल वैल्यू मान लो, यहाँ पे इट इज A1 और सपोज करो इसकी वैल्यू है, सपोज द क्वांटिटी इज x1 और उसकी वैल्यू है A1, द क्वांटिटी इज x2, इसकी वैल्यू है अगर A2, तो वेटेड एवरेज जो होता है दैट इज इक्वल टू x1 A1 प्लस x2 A2 divided by x1 plus x2, and this is equal to weighted average। इस चीज को थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ आई कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ एलिगेशन, और एलिगेशन के फॉर्म में मैं कैसे लिखता हूँ कि जो क्वांटिटीज हैं मेरे पास, एलिगेशन के फॉर्म में लिखने के लिए एक सेकंड रुको, एलिगेशन के फॉर्म में लिखने के लिए व्हाट आई विल डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द एवरेज वैल्यू हियर। यहाँ पे मैं लिखूंगा एवरेज वैल्यू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वांटिटी 1, यहाँ लिखूंगा मैं क्वांटिटी 2, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वांटिटी 1 का अमाउंट जो कि हमारे केस में x1 था, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्वांटिटी 2 का अमाउंट जो हमारे केस में x2 था, ठीक है। एंड इस तरीके से दिस इज माई फॉर्म ऑफ क्या बोलते हैं इसको, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस वेटेड एवरेज। अब इसको अपन सॉल्व कैसे करते हैं, कि द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज, अगर मेरे को x1 माइनस x2 निकालना है, x1 अपॉन x2 निकालना है। अब देखो यहाँ पे कहने का ये मतलब है, एवरेज जो होता है दो क्वांटिटीज का हमेशा उन दोनों क्वांटिटीज के बीच में लाई करता है। तो अगर मैं इन तीनों में से ऑर्डर की बात करूं, व्हाट आई विल से दैट Q2 इज ग्रेटर देन एवरेज will be greater than Q1. If I talk about the average of the two quantities, so it will be Q2 will be greater than Q1 will be greater than Q2 will be greater than average will be greater than Q1. तो अगर मैं x1 upon x2 की बात करूं, so it will be nothing but average minus Q2 Q2 minus average divided by average minus Q1. Q2 minus average divided by average minus Q1. This is the formula. करना क्या है, x1 upon x2 निकालना है, तो सबसे पहले Q2 को डिनोमिनेटर में रखो और Q1 को न्यूमरेटर में रखो। I'm just sorry. x1 अपॉन x2 निकालना है तो आप q2 को न्यूमरेटर में रखिए और q1 को डिनोमिनेटर में रखिए। अगर x2 अपॉन x1 निकालना है जस्ट उल्टा कर दो। दिस एप्लीकेशन, दिस फॉर्मूला इज वेरी मच यूज्ड जब आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं
कि एक मिक्सचर है जहाँ पे एक दुकानदार ने 2 टाइप के चावल खरीदे। एक टाइप का चावल खरीदा 80 रुपये पर केजी वाला, एक टाइप का चावल खरीदा 60 रुपये पर केजी वाला, उन दोनों को मिला दिया, ठीक है। अब किस रेशियो में वो और उसको प्रॉफिट हुआ सपोज करो 20% का, तो अब आपसे ये पूछेगा कि व्हाट वाज द क्वांटिटी ऑफ द टू टाइप्स ऑफ राइस, या व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द टू टाइप्स ऑफ राइस। आई विल एक्सप्लेन दिस concept by using one formula here, one question here। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। The cost of type 1 rice is ₹15 and that of type 2 rice is ₹20. If both type 1 and type 2 rice are mixed in the ratio 2:3, find the price per kg of the mixed variety of rice। ठीक है, I'm not giving the time to solve this question. Those who know they can solve. I will just solve this question for you। एक राइस था टाइप 1, ठीक है, जिसकी प्राइस थी 15 पर केजी, और दूसरा राइस था टाइप 2 जिसकी प्राइस थी 20 पर केजी। ठीक, इसकी क्वांटिटी और इसकी क्वांटिटी के बीच में जो रेशियो था वो 2:3 था। तो हमें क्या निकालना है, हमें एवरेज प्राइस निकालना है। इन दोनों को जब मिक्स कर दिया, तो अब एक बात बताओ मेरे को, इन दोनों को जब अपन ने मिक्स कर दिया तो इसकी क्वांटिटी 2 kg है, इसकी क्वांटिटी 3 kg है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? द टोटल क्वांटिटी विल बी 2 plus 3 which is equal to 5 kg। अब आप में से कोई बोलेगा सर ये तो रेशियो है, तो आपने 2 और 3 कैसे ले लिया? कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा, आप 4 और 6 ले लो, योर आंसर विल बी द सेम। आई हैव जस्ट डन, आई हैव मेक योर वर्क लिटिल बिट सिंपलर, तो इसलिए मैंने 2 plus 3 ले लिया, सो द आंसर विल बी द सेम। आप लोग एक काम करना, घर जाके 4 और 6 से ट्राई करना, या कोई चाहे तो और कोई बड़ा नंबर ले सकता है, और अगर आंसर अलग आ गया तो मेरे को आके बताना कि सर मैंने तो ऐसे किया था, आंसर अलग आया। करना कैसे है सर? अब देखो करना क्या होगा, यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज निकालना है, प्राइस ऑफ मिक्स्ड प्राइस निकालना है, फाइंड द प्राइस ऑफ द मिक्स्ड वेराइटी ऑफ राइस। सो दैट इज द वेटेड प्राइस विल बी इक्वल टू 2 into 15 plus 3 into 20 divided by 2 plus 3, so this is equal to 30 plus 90 divided by 30 plus 60 divided by 5, which is equal to 90 by 5, सर 18 रुपीज 18 पर केजी। आप कोई भी वैल्यू लेके देख लो, आपका जो आंसर आएगा वो हमेशा 18 रुपये पर केजी ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस टाइप से सॉल्व करने होते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। सर और वो क्वेश्चन में तो सर पूछा था प्राइस क्या है, हमने तो केजी में आंसर निकाला। प्राइस पर केजी निकालना बेटा, तो सर रेशियो तो था क्वांटिटी का, और ये दोनों प्राइसेस थे। कैसी बात करते हैं यार तुम लोग, ऐसी बातें करोगे? ओके सर, हो गया। फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? यहाँ पे प्राइस इनटू क्वांटिटी किया, यहाँ पे भी प्राइस इनटू क्वांटिटी किया, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी किया, तो प्राइस ही तो मिलेगा। हाँ सर, वही मिलेगा। ऐसी बातें मत करो यार तुम लोग। चलो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट टर्म। ये इसका भी ले लो जल्दी से फटाफट। सर ये मॉड्यूल के क्वेश्चंस है ना? हाँ, ये परहैप्स मॉड्यूल के। हाँ सर, ये मॉड्यूल में मैंने एक बार किया था, मैंने इससे पता चल गया मेरे को। ये मॉड्यूल के सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के। क्वेश्चन में आंसर मत देखना, ट्राई कर लेना प्लीज, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना। वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट टर्म, फाइन।